So this is our second lecture on vectors, and in our previous lecture we discussed about the very basics of vectors. That was what is a vector, and as I told you guys, vector was something which has both the direction and the magnitude. And then there came a special quantity, that was our current. Okay, and I told you that the current is a quantity which has the both the direction and the magnitude. Still it was classified as a scalar quantity, and then I left you guys with this mystery to solve it. And I hope you have tried well, and in this lecture we are going to resolve that mystery, that why the quantity that was current, which had both the direction and magnitude, is still considered as a scalar quantity. Okay, but before that we need to understand some basic algebras of the vector. That is the first one is the vector addition, कि मतलब वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें, हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स. मैं अपने स्कूल के टाइम में था, क्या होता था कि टीचर जो आते थे, ये चैप्टर उन्होंने स्टार्ट किया, एंड देन दे गिव अस अ फॉर्मूला फॉर एडिंग द टू वेक्टर्स. हमने याद कर लिया और हो गया काम. बट कभी ये फील ही नहीं पड़ा कि यार मतलब दो वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं. मतलब क्वांटिटी तक तो ठीक है, बट हाउ वी कैन ऐड द टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब उसकी फील नहीं आ पा रही थी. इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि फील आ जाए आपको. ठीक है, तो देखते हैं. अभी ध्यान से देखिएगा. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली. दैट वाज, अभी फिर से देख लेते हैं एक बार. हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें इसका जो टिप है दैट वाज पॉइंटिंग आउट इट्स डायरेक्शन, कि मतलब किस डायरेक्शन में इस क्वांटिटी का डायरेक्शन मतलब क्या है. एंड इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ थी, ये हमें बताती थी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है, सो दिस वाज आवर वेक्टर, जिसकी एक डायरेक्शन होती थी, दैट वाज इट्स हेड, एंड इसका जो लेंथ है वो हमें बताता था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है. अब बात आती है कि इन दो चीज़ों को अगर ऐड करना चाहें, दो वेक्टर्स को ऐड करें, तो डायरेक्शंस को ऐड कैसे करेंगे. उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे, बट अभी इसकी ज़रा फील लेते हैं कि एक्चुअल में ऐड होता कैसे है. ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ आप, ये मतलब वेक्टर क्या होता है. कुछ बेसिक से चीज़ों से समझते हैं. सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे दो लोग जो हैं खींच रहे हैं. देयर इज़ अ बॉय हु इज़ पुलिंग मी, देयर इज़ अनदर बॉय हु इज़ पुलिंग मी विद अ ग्रेटर फोर्स. सपोज पहला वाला मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है, दूसरा वाला मुझे 15 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा है. एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है. सो व्हाट यू थिंक, वेयर आई विल गो, मेरा मोशन किधर होगा. क्या मैं पीछे जाऊँगा? नो, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि खींच तो मुझे आगे रहे, एक 5 से, एक 15 से, एक धीरे, एक जरा जोर से. ठीक है, 5 न्यूटन 15 न्यूटन, दे आर पुलिंग में. फिर मैं किधर जाऊंगा? क्या मैं एकदम स्ट्रेट आगे आऊँगा? ऐसा भी नहीं है. ऐसा कब होता? जब दोनों बराबर फोर्स के साथ खींचते, इक्वल फोर्स के साथ, देन मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में होता. बट ये धीरे खींच रहा है, ये जोर से खींच रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा मोशन किधर होगा? क्या कंप्लीटली इसकी ओर होगा? ऐसा भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये भी खींच रहा है. सो मेरा मोशन जो है कि स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं, कंप्लीटली इधर होगा नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा. राइट, ये खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, मैं इन दोनों के बीच में कहीं पे जाऊंगा. जैसे ग्राफ पे देख लेते, बोर्ड पे देख लेते, एक 5 न्यूटन से खींच रहा था, एक 15 न्यूटन ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है. तो ये जो है, मैं एकदम सीधा तो आऊँगा नहीं, क्या पीछे भी नहीं जाऊँगा, ये ज़्यादा से खींच रहा है, कंप्लीटली इधर भी नहीं जा सकता, मैं समवेयर यहाँ पे आऊँगा, बीच में. करेक्ट, बीच में आऊँगा. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है. अगर दूसरी कंडीशन एक देखी जाए, जिसमें अगर
ये दोनों लोग मुझ पे बराबर जोर लगाएं, इक्वल स्ट्रेंथ के साथ मुझे पुल करें, ठीक है। इक्वल स्ट्रेंथ है इसलिए इसका लेंथ जो है हम बराबर रखेंगे। अगर ये मुझे दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के साथ पुल करें तो फिर मैं किधर जाऊंगा? क्या मैं सीधे आऊंगा? एग्जैक्ट, यस, हम सीधे आएंगे एकदम। क्यों? क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ के साथ पुल कर रहे हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, θ/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बेसिक, कि मतलब ऐसा होना चाहिए, मेरा मोशन इधर होना चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम वेक्टर से रिप्लेस कर दें, बिकॉज फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम फोर्स से रिप्लेस कर दें, फोर्स को इन वेक्टर से रिप्लेस कर दें, तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा? हाँ, ऐसा ही दिखेगा। बट इसमें क्या है, अब ये जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करेगा कौन? हमारा वेक्टर लॉ। द फर्स्ट लॉ वाज दो लॉ है, पहला है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, सेकेंड है हमारा ट्रायंगल लॉ। ये हमारे वेक्टर्स क्या हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। कोइनिशियल यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट जो है सेम है, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों लग रहे हैं। मैं था, मेरे ऊपर दोनों फोर्स लग रहे थे, दोनों वेक्टर्स लग रहे थे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कोइनिशियल वेक्टर्स। ओके, अब इन्हें वेक्टर्स को ऐड करने का हमारे पास लॉज जो है वो दो लॉ हैं। द फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ, पहले से पढ़ते हैं, फिर बाद में हम आपको समझाएंगे ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ओके, फर्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पहला लॉ, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। और फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? कुछ चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, खुद ही से फील लेते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मैं था, मेरे पे दो लोगों ने फोर्स लगाया था। एक ने लगाया था 15 न्यूटन का फोर्स, ये 15 न्यूटन का फोर्स। सेकेंड वाले ने मुझ पे लगाया कितना? 5 न्यूटन का फोर्स, उससे कम लगाया था। अब मुझे ये बताना था कि मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मतलब मुझ पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो हमें क्या निकालना है? इसका रिजल्टेंट फोर्स। बोले तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। सपोज 0 डिग्री एंगल पे लगे, एक मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा 15 न्यूटन से। नेट फोर्स क्या होगा? 15 + 5 कितना होगा? 20 न्यूटन। बट अगर इन दोनों के बीच में एंगल आ जाए, ठीक है, इसकी यहाँ पे क्या था? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, 0 डिग्री एंगल था, सेम डायरेक्शन था, तो हमने सिंपली ऐड कर लिया अपने अलजेब्रिक रूल के हिसाब से। बट अब क्या है, जैसे इन दोनों के बीच में एंगल बना, इनकी डायरेक्शन अलग होगी, इसकी डायरेक्शन अलग होगी, एंड वी हैव टू ऐड दिस बोथ। अब सिंपली तो ऐड कर नहीं सकते अलजेब्रिक रूल से, क्यों? यहाँ पे आपने देख ही लिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। हम डायरेक्शन को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, उसमें हमें ये लॉ पढ़ना पड़ेगा। और वो लॉ क्या है खुद सोच के देखो। इसमें क्या हो रहा था? इधर ज़्यादा फोर्स था, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या कुछ इधर लग रहा था, इधर तो लग नहीं रहा था। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? एज द लॉ सजेस्ट, पैरेललोग्राम यानी कि इसमें कुछ क्या होगा? कुछ पैरेललोग्राम बनने वाला है। देखो ये जो है, इसका लेंथ जो है दैट वाज और मैग्नीट्यूड, ये 5 न्यूटन, ये क्या था? ये भी इसका लेंथ जो है क्या है? मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन है इसलिए छोटा है, 15 न्यूटन है ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 5 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, सो व्हाट विल हैपन? जो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पे आएगा, क्या वो 15 न्यूटन से ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 न्यूटन तो लग ही रहा है, 5 न्यूटन भी लग रहा है, यानी कि 15 न्यूटन से तो ज़्यादा होगा। लेकिन क्या 20 न्यूटन होगा? नहीं,
क्यों 20 न्यूटन तब होता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती, 0 डिग्री एंगल होता है, कुछ ऐसी कंडीशन बनती तो 20 न्यूटन होता मैक्सिमम फोर्स, यानी 20 न्यूटन से तो कम लगेगा, 15 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात? रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स ये क्या होगा, 15 न्यूटन से तो ज़्यादा होगा रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन 20 न्यूटन से क्या होगा, कम होगा। इतना तो क्लियर है। यानी इस पे जो है रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा वो 15 न्यूटन से ज़्यादा होगा। 15 न्यूटन का लेंथ इतना है तो इससे तो ज़्यादा होगा, करेक्ट? तो इससे ज़्यादा होगा, चलो भाई इससे ज़्यादा हो गया, वो क्या इधर आएगा या उधर जाएगा? इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स था, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है, मैं जो जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है मैं उधर जाऊंगा, इसलिए ये थोड़ा इधर आएगा और कुछ कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, यहाँ पे आएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स। और इन्हें अब अगर आप मिला के देखेंगे तो कुछ ऐसा सीन बनेगा दैट, और क्या ये एक पैरेललोग्राम लग रहा है? यस, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। पैरेललोग्राम यही कहता है कि जो को इनिशियल्स वेक्टर्स हैं उनका जो है सम बोले तो उनका एडिशन जो है उसका उस पॉइंट से होता हुआ जो डायगोनल जा रहा है, जो उसका द लार्जर वन जो डायगोनल है वो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर, करेक्ट? सो दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ। तो अब इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, करेक्ट? आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नोट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सो आवर स्टेटमेंट इज इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल यानी जो एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले, इफ टू को इनिशियल वेक्टर्स दैट इज पी एंड क्यू, लेट्स से उनका नाम है ये, if two co-initial vectors p and q represent the side of parallelogram, then the resultant vector that is p plus q is equal to r is represented by the diagonal of parallelogram passing from same co-initial point। यानी कि अगर कोई दो co-initial vectors हैं, एक ऐसे सपोज ये हो गया p that is q, co-initial vectors represent the side of parallelogram, then the resultant vector जो होगा क्या इनके बीच से होगा कुछ, that is r is represented by the diagonal, यानी कि इसका डायगोनल जो होगा इसका यहाँ तक फिर आएगा। ये जो डायगोनल है इसका, यार लग नहीं रहा पैरेललोग्राम, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो उस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा उसी सेम पॉइंट से, ठीक है, सेम को इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल। पिक्टोरियल फॉर्म इसका यही है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करने का वी हैव अ फार्मूला, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप फार्मूला मतलब यूज़ करो, मतलब अगर सपोज किसी एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट सपोज किसी लो ग्रेड एग्ज़ाम में आ गया, लो ग्रेड समझ लो स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, जेई वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें सपोज आ गया, दो वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है, एक का लेंथ सपोज 4 न्यूटन दे दिया, सेकंड का दे दिया 6 न्यूटन, एंड दोनों के बीच का एंगल दे दिया सपोज से 22.5 डिग्री, करेक्ट। और फिर पूछ लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब उसमें क्या आप फार्मूला लगाओगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कि टाइम हो तो जाएगा, 22.5 डिग्री का आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आगे फार्मूला में यूज़ होगा cos थीटा, ठीक है। तो फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मतलब कैलकुलेट कर हो तो जाएगा बट टाइम लगेगा। उसका बेस्ट तरीका क्या रहेगा, अपनी 8th क्लास के मैथमेटिक्स लगाएंगे, हम सीधे उसे ड्रॉ कर लेंगे, करेक्ट, हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। करना क्या था, एक 6 न्यूटन एक 4 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल क्या बोला है 22.5 डिग्री, करेक्ट। हम डायरेक्ट ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर नाप के पैरेललोग्राम बना लेंगे और जो है डायगोनल का वैल्यू जो है अपने स्केल से मेजर करके टिक कर देंगे।
इसमें क्या होगा, हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक मैथ्स में भी यूज़ होती है काफ़ी जगहों पे, जैसे कि लिमिट्स फंक्शन वगैरह में आ गया, कंटिन्यूटी चेक करने का आ गया, ठीक है। तो हम उसमें अगर फॉर्मूला लगाने लगे दैट विल टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपल तरीका वी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ और फिर हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसकी लिमिट क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रहा है ग्राफ या टूट रहा है, ठीक है। बस वही तरीके से हम यहाँ पे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा। इसका फॉर्मूला मैं ड्राइव करके दिखा दे रहा हूँ, सिंपल से चीज़ है, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर Q एंड दिस इज आवर वेक्टर P, ठीक है। हमें क्या निकालना, पैरेललोग्राम लॉ से हम जानते हैं कि इसका जो है डायगोनल से डायगोनल हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एज आई सेड अर्लियर, अलग कलर से कर दे रहा हूँ। लेट्स से इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, P एंड Q के बीच का, इनके बीच का नहीं है, P एंड Q के बीच का एंगल सपोज थीटा है। सो वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट। अब क्या करते हैं, हम इसे फाइंड करने के लिए इसे ज़रा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट। इसे ऐसे, अब इसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसका तो नहीं पता, बट ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे पता है, मुझे पाइथागोरस थ्योरम मुझे मालूम है, ठीक है। वो पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, ये से लग जाएगा। लेट्स से इसकी लेंथ y है और ये जो इतना सा हमने एक्सटेंड किया है से ये x है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, r की वैल्यू अंडर रूट q प्लस x एक्सटेंड किया, q प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, करेक्ट, लिख सकते हैं। अभी देखो दोस्त, y को हम क्या लिख सकते हैं और x को क्या लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू हमें क्या करना है, p एंड q के टर्म में लिख लेते हैं, बिकॉज ये क्या है, ये वेरिएबल्स हमारे, ठीक है। तो ये हमारा p था, पैरेललोग्राम है तो क्या इसकी भी लेंथ p होगी, क्या इसकी भी लेंथ p होगी, ये सेम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये बेस अपन हाइपोटेन्यूज x अपन p। यहाँ से क्या हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू p cos थीटा। y की वैल्यू p में निकालनी है, y क्या है, परपेंडिकुलर है, p क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज किसमें यूज होता है, साइन थीटा में यूज होता है। सो वी कैन यूज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज p। यहाँ से हमारी आगे y की वैल्यू क्या होगी, p साइन थीटा, ये आ गया हमारा 1, ये आ गया 2, x p cos थीटा, y p साइन थीटा, ठीक है। इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल है, क्या हो जाएगा, q प्लस x की जगह p cos थीटा, p cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस y की जगह p साइन थीटा होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2pq cos थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो दोस्त, ये p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसमें से p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्या 1 लिखने की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। चलो ये दोनों का बचा क्या, 2pq cos थीटा, जो कि मैंने पहले बताया था, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, दैट वाज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सेम बात है, लो लिख लो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, कभी सोचा ये जो है इसका कोइनिशियल वेक्टर तो ये हो गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था p प्लस क्यू, मैंने समझा भी दिया कैसे दोनों खींच रहे थे, बीच में जा रहे थे, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसकी जो है ये वाला डायगोनल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यार, ये छोटा वाला कैसे करेंगे, सोचो। अगर हमें पता करना हो कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कराते ये रिप्रेजेंट करेगा आपका p माइनस क्यू। कैसे करेगा दिखा देते हैं। p q, ठीक है, थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, फील करो, फील डायगोनल डायग्राम इसे ब्लू से बनाते हैं। एक ये था, एक ये था, ठीक है। इसे मान लेते हैं p, इसे मान लेते हैं q, ठीक है। ये हो गया q वेक्टर, ये हो गया p। हमें ये पता है कि ये यहाँ से जो जाएगा डायगोनल दैट विल बी आवर, यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी आवर p प्लस क्यू, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता ये वाला डायगोनल क्या होगा। मैंने तो बता दिया p प्लस क्यू होगा, बट कैसे होगा इसे देखते हैं, इमेजिन करते हैं। अच्छा, ये जो है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, दिस इज आवर क्यू, करेक्ट। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, लेट से मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी, तो फिर ये क्या होगा। वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो क्या मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, हो जाएगा। अब अगर मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिए तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से जाएगा, क्यों, कोइनिशियल वेक्टर्स, एंड कोइनिशियल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है दैट पास फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम कोइनिशियल पॉइंट, सो दैट विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर p, एंड इसकी वैल्यू क्या हो गई अब माइनस क्यू, दैट इज p माइनस क्यू, दैट विल बी आवर अनदर रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि इसका ये जो है सेकेंड वाला जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट p माइनस क्यू। अब यहाँ पे देख लो एक ही डायग्राम में, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। If this vector is p and this vector is q, then the resultant of these vectors will be p plus q, and that will be represented by its larger diagonal passing from the same coinitial point. Clear है? ये हो गया हमारा आई नो यार, उतना अच्छा से बन नहीं पा रहा। दैट इज आवर आर, ये आर की वैल्यू क्या होगी, p प्लस क्यू, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो सेकेंड वाला डायगोनल है यहाँ से यहाँ जो जा रहा था, ये क्या था, ये हो गया p माइनस क्यू। कैसे आया मैंने बता दिया है। इसे क्या, p को यहाँ पे एक्सटेंड, q को यहाँ पे एक्सटेंड, दो डायरेक्शन रिवर्स हो गई। उसका जो डायगोनल आएगा सेम ही तो है, ये वाला जो ये और ये, करेक्ट। सो पहला जो लार्जर डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एंड द स्मॉलर डायगोनल दैट रिप्रेजेंट द subtraction of these two vectors. So this was the whole parallelogram law.